Hello friends, welcome to the strategy session. Okay, see, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और ड्यू टू सम इशूज़ लेक्चर्स नहीं आए, बट मैकेनिक्स का कोर्स हमने कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, मैकेनिक्स का जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैकेनिक्स 1 मिनट। मैकेनिक्स का आप लोगों का कोर्स ख़त्म हो चुका है। ठीक, डन हो चुका है। क्या हो चुका है? डन हो चुका है। हो सकता है एक दो टॉपिक मैंने कुछ ना करवाए हों, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैंने ना करवाए हों, बट आपको ध्यान ये रखना है कि जितना हुआ है, ठीक, अप टू अगर देखा जाए तो 95%, ठीक, 95% थ्योरी को मिला के और न्यूमेरिकल्स को मिला के मैंने कवर करवा दिया है। ठीक, 5% तो मेरी भी कमियां रही हैं, तो 5% मान लेते हैं कि नहीं हुआ है, तो 5% को आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना। ठीक, 5% को हमारे लेक्चर्स पे तो वो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 5% नहीं करवाया है, ठीक है, ये वाला चीज़ जो है मिस हो चुका है। तो अगर आपके पास टाइम है, सी इफ़ यू हैव टाइम, तो आपके पास क्या होगा, कॉलेज का नोट्स होगा जो आपके प्रोफेसर द्वारा लिखवाए गए होंगे। ठीक, वो कॉलेज के नोट्स और आप हमारे नोट्स यानी माई नोट्स, ठीक, मेरा नोट्स, कॉलेज का नोट्स। इफ ये पेन नहीं चल रही है, दिक्कत ये है, और माई नोट्स, इन दोनों नोट्स को देखिए। ठीक है, ये वाला नोट्स और ये वाला नोट्स, इन दोनों नोट को आपको देखना है। ठीक, वैसे जो यूनिट्स मैंने करवाई हैं वो इसमें मिलेगी। ठीक, इसमें आपको हो सकता है कुछ ना मिले। ठीक, ठीक है, तो हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जो इसमें ना हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो इसमें हैं पर मेरे में नहीं है। तो जो क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कॉलेज के नोट्स में हैं, जो आपके प्रोफेसर द्वारा करवाए गए हैं, ठीक है, जो आपके प्रोफेसर द्वारा करवाए गए हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो उन क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना। ठीक, उन क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, उसका सॉल्यूशन भी है, और अगर वो पीवाईक्यू में पूछे जा रहे हैं तो प्लीज़ उसको स्किप मत करिए। आपके पास सॉल्यूशन है प्लस क्वेश्चन भी हैं, तो उन क्वेश्चन को आप एक बार करके जाइएगा जो आपके प्रोफेसर वगैरह ने करवाएं। ठीक, बाकी हमारे जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहली वाली यूनिट में मैंने 35 क्वेश्चन करवाए हैं, आज एक अपलोड किया था। 35 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो इन 35 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 35 क्वेश्चन में से यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो हो सकता है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंस जाएँ। ठीक, ठीक है, किसकी बात हो रही है? यूनिट 1 की बात हो रही है, मोशन इन अ प्लेन। हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाए, हो सकता है। हो सकता है यहाँ से कोई एक नया क्वेश्चन बन के आ जाए। तो अगर नया क्वेश्चन बन के आता है तो यू है कॉन्सेप्ट, और एक भी कॉन्सेप्ट मैंने स्किप नहीं किया है। ठीक, मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कंसेप्चुअल प्लस फॉर्मूलाज। ठीक, इन तीनों सेगमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी मैंने करवाया, ये भी मैंने करवाया, ये भी मैंने करवाया, हर एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक, हर एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, ये तीनों मैंने करवाए हैं। तो सबसे जो मेन हथियार है ना, सबसे जो मेन हथियार है वो आपके पास ये है, फॉर्मूला। ये सबसे बड़ा हथियार है, फॉर्मूला। ठीक
ठीक है। दिस इज फर्स्ट वेपन जो आपको मदद करेगा मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड वेपन जो आपको मदद करेगा मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जानते क्या है? वो है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि आप लिख क्या रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। ठीक, तो कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स में। कैसे लिखना है ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। तो बार बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अभी भी आपके पास टाइम है, रात का टाइम है, आराम से रिवाइज कर लो। ठीक है, हम लोग के टाइम पे भी ऐसे होता था, मस्त दिन में रिवाइज करते थे, रात में जो क्वेश्चंस रह गए हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं किए थे उसको फिर रात में पढ़ते थे, रात में प्रैक्टिस करते थे बार बार लिख के। तो यही प्रोसेस है। ठीक, यही आप कर सकते हैं, इसी से आपके दिमाग में जाएगा। उसको जैसे भी आपका यहाँ पे तरीका होता है लर्न करने का, ठीक है, टहल के लर्न करिए या लिख के ही लर्न करिए। कुछ लोगों को लिख के याद होता है, कुछ लोगों को टहल के याद होता है, कुछ लोग ऐसे ही बोल के याद कर लेते हैं। तो कोई भी तरीका आप यहाँ पे अपना सकते हो, ये आप पे है। ठीक, ये क्या है, आप पे है। तो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए हैं। ये है यूनिट 1 की कहानी। ठीक, यूनिट 1 में कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, ये भी मैंने बताया है। अब यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 है एसएचएम। अच्छा, उससे पहले यूनिट 1 में ध्यान क्या रखना है? यूनिट 1 में ध्यान रखना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट प्लस इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट, क्योंकि मेन ये है। ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर एंड इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ठीक है, ब्लू पेन दिख रहा है। वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो दो वेलोसिटीज़ हैं, एक है आपके पास रेडियल और एक है आपके पास ट्रांसवर्सल। देखिए, जिसका सिलेबस हो चुका है उसके लिए वीडियो है, बाकी अगर जिसका अभी नहीं तैयार हुआ है वो आराम से पहले पढ़ ले। ठीक, वैसे बहुत बड़ी लेंदी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजी सेशन है कि आपको कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो दो हैं, रेडियल ट्रांसवर्सल, फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी के लिए भी है और सेम एक्सेलरेशन में भी है। क्योंकि पोलर में एक्सेलरेशन भी रेडियल है, ट्रांसवर्सल है, और वेलोसिटी में भी वेलोसिटी रेडियल है, ट्रांसवर्सल है। समझ रहे हैं, पोलर में। तो ये तो इसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए 100%। सो यू हैव टू मस्ट रिवाइज फॉर्मूला एकदम रट लीजिए, मुझे नहीं पता कैसे बट रट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड सेगमेंट आता है इंट्रिंसिक। यहाँ से भी बढ़िया सवाल बनते हैं। ठीक, लेकिन आप यार ये ध्यान देखिए कि इंट्रिंसिक और पोलर से सवाल आना ही आना है। ठीक, इंट्रिंसिक सिस्टम में भी दो वेलोसिटीज, दो एक्सीलरेशन है। ठीक, कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास है टेंजेंशियल, पढ़ा दिया है, प्लस नॉर्मल वेलोसिटी तो होती नहीं है, जीरो होती है, टेंजेंशियल होती है। ठीक, ds/dt, और वही आपका एक्सीलरेशन भी होता है। और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है? नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है v²/ρ। ठीक, तो ये भी मैंने करवा दिया है। तो इंट्रिंसिक से सवाल आने तय हैं एंड पोलर से सवाल आने तय हैं।
तो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से तो 100% आएगा, ठीक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। अब देखना ये है क्योंकि सेक्शन ए से भी पूछा जाता है, सेक्शन बी से भी पूछा जाता है और सेक्शन सी से भी पूछ सकता है, ठीक है। तीनों सेक्शन से इस यूनिट के सवाल आ सकते हैं और इस यूनिट में भी किसमें, पोलर में, ठीक है। जो पोलर वाला टॉपिक है रेडियल ट्रांसवर्सल वाला, वहाँ से सवाल तो आना तय है। अब देखना ये है कि सेक्शन ए में भी आता है कि सेक्शन बी में भी आता है कि सेक्शन सी में भी आता है, और जनरल चांस ये है कि सेक्शन ए में तो आएगा ही आएगा, सेक्शन सी में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी आता है, ठीक, यहाँ पे भी कभी कभी आता है। तो सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ पूछे, 1 क्वेश्चन यहाँ पूछे और 1-2 क्वेश्चन यहाँ पूछे, ठीक है। तो टू नहीं कह सकते, 3 to 4 क्वेश्चन आपका मात्र यही टॉपिक कवर कर रहा है, ठीक। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं 3 to 4 क्वेश्चन, आप PYQs एनालाइज कर चुके हो, मैंने भी बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 to 4 क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओके। देन इंट्रेंसिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको यहाँ पे कवर करना है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन से जुड़ा हुआ है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी का भी उसमें रोल आता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेंथी क्वेश्चन है, प्लीज़ यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, थोड़ा सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक, और क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इंट्रिंसिक से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से तो आएगा ही आएगा। तो ये तो एकदम समझ लीजिए कि पक्का है, ठीक है, पक्का है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा, ये वाला टॉपिक तो पक्का है। इंट्रिंसिक से भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। अगर आएगा तो मिक्स सवाल आएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन पूछ लेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल होगा कि यहाँ से प्रूफ आएगा कि नहीं आएगा। प्रूफ देखो, यहाँ से चांसेस प्रूफ के बहुत कम हैं, ये वाले यूनिट से प्रूफ नहीं आएगा, ठीक, लिख के ले लो। ये वाले यूनिट से प्रूफ नहीं है क्योंकि प्रूफ है नहीं। प्रूफ अगर आना होगा तो इसका आएगा जो मैंने करवाया है, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 28 के आसपास है, ठीक है। तो आप लेक्चर नंबर 28 अगर आपने देखा है तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन का है, बट ये नहीं आएगा क्योंकि PYQ में कभी पूछा नहीं गया है, तो चांसेस यहाँ पे नहीं बनते हैं, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी में कुछ खास है नहीं, d(θ)/dt, d(ψ)/dt, सो इसका कोई प्रूफ है नहीं। चलो, इंट्रिंसिक सिस्टम में यहाँ से एक भी प्रूफ नहीं आएंगे, लिख के ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई प्रूफ नहीं आएगा। इसके बाद रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी में जो स्टार्टिंग मैंने नहीं पढ़ाया था, बीच में पढ़ाया था, डिफरेंशियल ज्योमेट्री अप्रोच, क्या, डिफरेंशियल ज्योमेट्री अप्रोच, तो वहाँ से आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो 10% मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि सेक्शन ए वगैरह में पूछ ले, बट नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ से क्या बनते हैं फ्रेंड्स? यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल ही आएंगे। तो फोकस आपको करना है, मतलब जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे यूनिट वन का जो सेंटर पार्ट है वो क्या है आपका, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक। मैक्स टू मैक्स सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? यूनिट वन मतलब मोशन इन अ प्लेन, ठीक, मोशन इन प्लेन की बात हो रही है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1। बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन यू हैव let me check your syllabus, elastic string,
इलास्टिक स्ट्रिंग एंड देन यू हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ISL, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पे 3 मेजर पोर्शन है, SHM, इलास्टिक स्ट्रिंग्स एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ये 2 मेजर पोर्शन है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आई एम 100% श्योर। और क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं 5-6 जो भी करवाए हैं, वहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। ठीक, 2 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं और अच्छे खासे नंबर में फंसेंगे। कहाँ से आएंगे? ये आएगा सेक्शन B या C। अगर सेक्शन A में आता है तो वो 5-6 लाइन का होगा, इससे बड़ा कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछेगा। ठीक है, सिंपल आपको निकालने को पूछेगा, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। ओके, तो ये थी यूनिट 2 की कहानी। तो यूनिट 2 आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। मेजर पोर्शन आपको कहाँ ध्यान देना है मैंने बता दिया है। मेजर पोर्शन जो आपको ध्यान देना है वो है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेजर पोर्शन आपको ध्यान देना है इलास्टिक स्ट्रिंग और इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, नाउ यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 2 तो काफ़ी आसान है, छोटी सी है। यूनिट नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से सेक्शन B से सवाल आते हैं प्लस सेक्शन C से सवाल आते हैं। यूनिट 3 से कोई भी सवाल सेक्शन A में नहीं आएगा। ठीक, यूनिट 3 से कोई भी सवाल सेक्शन A में नहीं आएगा, मेरा सामान कहता है। ठीक, क्योंकि मैंने ऐसा फील भी किया है, मैंने पेपर देखे भी हैं, मैंने पेपर दिया भी है, मैंने पेपर एनालाइज भी किए हैं। तो यूनिट 3 से सेक्शन A से सवाल आने के चांसेस वेरी लो, नहीं आएगा। ठीक, तो 1-2 नंबर के पीछे मत भागिए। यूनिट 3 से सवाल आएंगे B और C से, यानी हाई मार्क्स में आएंगे। ठीक, अब इसमें है क्या? एक तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल, एक तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, और सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं आ सकता है, यहाँ से आपके पास आ सकता है प्रूफ। कभी कभी प्रूफ पूछ सकता है। प्रूफ कैसे? जैसे मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल, रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी। इन सब का जो मैंने प्रूफ करवाया था, वहाँ पे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकाला था, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया था। ठीक है, डायग्राम वगैरह प्लीज़, अगर प्रूफ आएगा तो प्लीज़ डायग्राम बना के जाइएगा। ठीक, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर प्रूफ पूछता है मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम से तो डायग्राम आपको बना के जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद प्रूफ लिखना शुरू करेंगे। डायग्राम इज़ मस्ट। ठीक, क्योंकि मार्क्स गेन करवा सकता है। नहीं कुछ किया तो डायग्राम बना दिया, चलो नंबर मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक, डायग्राम के भी 1-2 नंबर मिल सकते हैं। तो ये सब आपको सोचना है कि नंबर कहाँ से मिलता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। एंड प्रूफ में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे रिलेशन मैंने करवाए थे, तो किसी चीज़ का रिलेशन ही पूछ लिया। ठीक है, कि मोशन डिस्कस करिए कि रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालिए। मोशन वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और उसके बाद डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकालिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो डायग्राम बनाओगे, उसके बाद प्रूफ करना शुरू करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे। एट दी एंड आप कहाँ पहुँचोगे? एट दी एंड आप यहाँ तक पहुँच जाओगे कि d2x/dt² और समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, समथिंग यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्या बोला है उसने, उसके बाद आपको यहाँ तक तो करना ही करना है। वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल के इक्वेशन बना के यहाँ तक आपको करना ही करना है। इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालिए। तो अब बताओ, अब आप इसको कैसे चेंज करोगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे?
डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए आप इसको कैसे चेंज करोगे, ठीक। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर को आप बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया है। इसको लिख सकते हो आप क्या, dv/dt, यहाँ से डिस्टेंस नहीं आएगा, v/ds, यहाँ से डिस्टेंस आ सकता है, ठीक। v/ds में चेंज करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। तो आपको ये नहीं यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरचेंज करना भी आपको आना चाहिए कि एक्सीलरेशन को आप किस फॉर्म में चेंज करोगे कि डिस्टेंस या वेलोसिटी या टाइम आप निकाल पाओ। टाइम निकालने को बोला है तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने को बोला है तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। बाकी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन वो ये सब मैंने करवा रखा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, देख भी रखा होगा आपने, नोट्स बना भी रखा होगा, ठीक। इतना तो हम जानते हैं कि मैंने जितना पढ़ाया आपने उतना किया है। इसके बाद इसमें टॉपिक है मोशन ऑफ वेरिंग मास। दुख की बात यह है कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, दुख की बात तो ये है कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, ठीक। अब पढ़ाया नहीं क्योंकि प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मोशन ऑफ वेरिंग मास को डील कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए गए हैं प्लीज़ उन क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करके समझ लीजिए, ठीक। और प्रोबेबिलिटी ये है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि ये आएगा ऑप्शन में, ये वाला जो टॉपिक है ये ऑप्शन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि कैसा होगा कि एक रजिस्टिंग मीडियम का क्वेश्चन होगा और करके ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी बनेगी तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि आप मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम पढ़ के गए होंगे और मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। बाई चांस नहीं बना तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन आराम से आप जो इंपॉर्टेंट है वो प्रिपेयर कर लो, जो कि वाईक्यू में ज़्यादा पूछा जा रहा है, बस उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। बाकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ऑप्शन में आ जाएगा, और अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो ये वाला आप काम कर सकते हो कि ऑप्शन में कैसे आएगा कि मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम का है या साइक्लोइडल मोशन का है, और करके फिर इसका कोई क्वेश्चन होगा, ठीक। स्फेरिकल रेन ऑफ वगैरह वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक। इसके बाद है आपके पास वर्टिकल सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये ऑप्शन में आए कि कैसे भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक है, इक्वेशन बनाना भी आसान है और उसके बाद आप सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत हार्ड नहीं है, मैंने करके दिखाया है, ठीक। बस उसी क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करते करते जाना। क्वेश्चन फिक्स है, जैसे एक तो वो वाला क्वेश्चन है 2/3h वाला, ठीक, इतने हाइट पे है, तो क्वेश्चन भी फिक्स है, ठीक है। 2/3h सेंटर, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक और भी कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो टोटल मेरे ख्याल से 4 to 5 क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे। तो ये वाला टॉपिक इजी है, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दिस इज़ इजी, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, दिस टॉपिक इज इजी एंड स्कोरेबल, ठीक है। ये आपके पास 1 मिनट, ये स्कोरेबल है, नीचे ले देते हैं, इजी है प्लस स्कोरेबल है, आप आराम से इसको पढ़ के जाओ, कम से कम मैं कहूँगा कम से कम, इसको हटाइए, कम से कम 2 से 3 बार इसके हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। अभी तक आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बट एक बार ज़्यादा ज़्यादा देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। अगेन दिस इज़ 100% गारंटी, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जो पोलर सिस्टम से सवाल है वो वहाँ से पक्का आएंगे, वैसे ही ये वाला टॉपिक है जहाँ से 100% सवाल आएंगे, ठीक। नेक्स्ट इज साइक्लोइडल मोशन। ये भी जी टॉपिक है, और यहाँ से मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर दोनों आ गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है, दोनों आ गए तो बल्ले बल्ले, और दोनों में से अगर कोई एक तो आएगा, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो फंसेगा, लेकिन अगर दोनों आ गए तो बहुत अच्छी बात, ठीक। इसके अलावा अगर कोई और आ गया तो पैटर्न वही है, ठीक है। मैं फिर से वही कर रहा हूँ, पैटर्न वही है, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं कुछ उसी तरीके से वैसे भी वही होगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत इंटरचेंज होगा, इनिशियल कंडीशन में चेंज होगा, ठीक है।
इनिशियल कंडीशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना क्योंकि ये हर एक यूनिट के लिए लागू होता है। ठीक, नॉट फॉर दिस यूनिट, नॉट फॉर दिस टॉपिक, रेजिस्टिंग मीडियम के लिए, मोशन इन अ प्लेन के लिए, हर एक यूनिट के लिए लागू होता है कि इनिशियल कंडीशन में हो सकता है वो छेड़छाड़ कर दे। ठीक, तो अगर एक दो क्वेश्चन कहीं से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ इनिशियल कंडीशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और हर एक बार, ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको इनिशियल कंडीशन आप पक्का चेक कर लीजिएगा कि क्या दे रखा है और जो आप इनिशियल कंडीशन लेकर चल रहे हो सही है कि नहीं है। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 2 बार रीड कर लेना। बिल्कुल भी पैनिक मत करना, 2 बार आराम से रीड करना। ठीक, क्वेश्चन अगर आपको देखते समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो 2 बार रीड कर लेना। तीसरी बात मुझे क्या बतानी थी? तीसरी बात, इंटीग्रेशन आपको ध्यान से करना है। इंटीग्रेशन आपको ध्यान से करना है। आराम से कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करिए, फिर आगे बढ़िए और इंटीग्रेशन आप ध्यान से करिए। तो जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन मैंने करवाया, जैसे साइन इनवर्स के करवाया, साइन हाइपरबोलिक के करवाए, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन है जो मैंने यूज़ कर रखे हैं हर एक वीडियो में। तो उनका एक बना लो फॉर्मूला, उसको फटाफट याद कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके साथ आपकी ये वाली यूनिट खत्म हो जाती है। इसके बाद आखिरी यूनिट है। वैसे एक बात बताएं कि आपका जो इस सेमेस्टर का मैकेनिक्स है बहुत बड़ा नहीं है। ये शुक्र मनाइए कि इस सेमेस्टर की जो मैकेनिक्स है वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी यूनिट आपको मिली है, मतलब छोटा पेपर मिला है आपको। अगर मैं यहाँ पे देखो सेमेस्टर 5 की बात कर लेता हूँ। सेमेस्टर 5 में भी वही 4 यूनिट्स हैं, बट सेमेस्टर 5 की मैकेनिक्स थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक, अगर हम सेमेस्टर 5 का यूनिट 1 को छोड़ दें, ठीक है, सेमेस्टर 5 का यूनिट 1 छोड़ दें, जैसे इसका यूनिट 1 था मोशन इन अ प्लेन, सेमेस्टर 5 में आपको भी यूनिट 1 मिलेगा, वहाँ पे स्टैटिक मैकेनिक्स है। अगर आप वो स्टैटिक मैकेनिक्स का पोर्शन छोड़ दो, बाकी सब ट्रिकी है। ठीक, बाकी सब ट्रिकी है, बस वही एक ही चीज़ है। अब यूनिट 4 में क्या है आपके पास? पोलर कह रहे हैं, सेंट्रल मोशन है, सेंट्रल मोशन। ये वाली जो यूनिट है वो सेंट्रल मोशन को डील कर रही है। सेंट्रल ऑर्बिट को डील कर रही है। अब इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं जो पीवाईक्यू में आए हैं, और इस यूनिट को मैंने स्पेसिफिकली पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाया है। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे मैंने इस यूनिट से करवा दिए, शायद एक आध तो छूट गया होगा। तो हर क्वेश्चन आप रटो मत, ठीक है, हर क्वेश्चन रटे जरूरत नहीं है। आपको ऐसा करना है कि अगर कोई नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसका अपोजिट वाला पार्ट जो और में है वो आ जाए। ठीक, इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा ना कि अगर वो नहीं आ रहा तो हाँ चलो ये आ गया। तो ऐसा स्ट्रेटेजी बना के जाओ। सेंट्रल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो एप्सिलॉन डिस्टेंस, इन सब की कंडीशन आप एक बारी पढ़ के जाइएगा। एप्सिलॉन डिस्टेंस, इन सब की कंडीशन एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मोशन में मैंने जितना करवाना था वो करवा दिया। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये वाली हैं कि आपको दोनों जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो थी, पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक तो पहली थी, और दूसरी थी पैडल। इन दोनों का प्रूफ फ्रेंड्स तैयार कर लेना। कोई एक आ सकता है, ठीक है, कोई एक पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन कोई एक अगर पूछ लिया, मतलब अगर प्रूफ अगर आना होगा तो कोई किसी न किसी एक का आ जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी एक का आ जाएगा, और मैं इसमें अश्योर नहीं हूँ कि कौन सा 100% आएगा। ठीक, इसका भी 50% की प्रोबेबिलिटी है और इसका भी 50% की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर यहाँ से प्रूफ आ रहा है तो ये मेजर पॉइंट है, मतलब ये एक मेजर पोर्शन है जिसका प्रूफ आ सकता है। या तो पोलर का आ जाएगा या तो पेडल का आएगा अगर प्रूफ आया तो, वरना क्या आएगा? वरना न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, वरना न्यूमेरिकल आएगा। अब न्यूमेरिकल्स में लॉ ऑफ फोर्स निकालने को आएगा, बता रखा है।
टेंशन मत लेना, देख लेना। यूट्यूब पे कहीं और मत जाना, बस मेरा ही देख लेना, लॉ ऑफ फोर्स जो पढ़ाया है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो, कॉपी में करके देख लो, दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है, कहीं इंडिकेशन भूल तो नहीं रहे हैं, कहाँ ये पुट करना था ये तो नहीं भूल रहे हैं, ये बारी रीचेक कर लो, ठीक है। देख देख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस देख देख के भी करोगे, कुछ नहीं है, बस एग्जाम तक आपको याद रखना। सेकेंड थिंग इज दैट, थर्ड थिंग इज दैट, एप्स पे जो कंडीशन दे रखी होगी इस चीज़ का ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसलिए क्वेश्चन ध्यान, इसलिए मैंने कह रहा ना कि कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तो कंडीशन को आपको ध्यान रखना ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब कुछ बचा नहीं, वैसे इम्पोर्टेंट है केपलर लॉ। केपलर्स के तीनों लॉ पढ़ के जाइए। केपलर्स के तीनों लॉ पढ़ के जाइए, तीनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है लिखने को आ जाए कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। एक्सप्लेन द केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो आपको तीनों मतलब फर्स्ट लॉ लिखना है, थोड़ा डायग्राम बनाना है, ठीक है। सेकेंड लॉ लिखना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है। थर्ड लॉ लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है। और नंबर में आ रहा है तो तीसरे वाले का, सेकेंड या थर्ड वाले का जिसका प्रूफ था उसको भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, बस कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ एक और क्वेश्चन जो पूछता है कि केपलर लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिड्यूस करिए। केपलर्स लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिड्यूस करिए। डिड्यूस करिए मतलब उसको यहाँ पे डिराइव करिए, निकालिए। केपलर लॉ की मदद से हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सभी को पता है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, बच्चा जानता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये कैपिटल लॉ से कैसे निकालोगे? तो सेकेंड लॉ, एरिया ऑफ लॉ इसमें यहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है। सेकेंड लॉ यहाँ पे इसका काम आएगा, ठीक। सेकेंड लॉ का यहाँ पे रोल होगा, तो आपको सेकेंड लॉ यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और मैंने इसका PDF भेज रखा है, उसको देख लेना, ठीक है। इसका PDF, इस क्वेश्चन का PDF मैंने यहाँ पे भेज रखा है, इसका PDF ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेंड कर रखा है, तो प्लीज़ देख लेना। PDF में मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, बस वैसा ही करना है। अब देखो, अब किसी बुक के पीछे मत जाओ, ठीक है। बुक में क्या सवाल दे रखा है उसके पीछे मत जाओ, जो प्रोफेसर ने करवाया है, जो क्वेश्चन करवाए हैं, जो मैंने करवाए हैं, और बस इतना ही कर लो, प्रिपेयर है। आप मैकेनिक्स में पास की बात कर रहे हैं, आप पास नहीं होंगे, ठीक। जितना हमने करवाया है और जितना प्रोफेसर के क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह, अगर आप इतना अच्छे से कर लिए ना, तैयार कर लिए ना आज रात भर में, तो आप समझ लीजिए कि 60+ पे हो, 60+ पे हो। कहाँ पे हो? 60+ पे हो। कहाँ पे हो? 60+ पे हो। और अगर नया क्वेश्चन आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना होगा। अगर नया क्वेश्चन आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा। सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तो कॉन्सेप्ट अगर नया आ रहा है तो आपको क्या ध्यान देना है, सॉरी, क्वेश्चन अगर नया आ रहा है तो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पकड़ के रखना है, ठीक। बाकी जितना करवाया है और जितना प्रोफेसर के क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा, उसके बेसिस पे 60+ आसान करना आसान, ठीक। तो इट इज़ एन ईजी टास्क। तो मैकेनिक्स में अगर आप इतना आसानी से कर सकते हो, जितना अभी तक हम लोगों ने कर लिया है, वहाँ से 60+ तो आना ही चाहिए। नहीं 60+ तो 50+ तो मान के चलिए, ठीक है, कि आपको 50 के पास पहुँचना है, ठीक है, 50 के पास पहुँचना है। क्योंकि अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो चला गया, बचा है मैथमेटिक्स का एग्जाम, तो इसको आपको बेस्ट करना है, ठीक। तो किसी बुक के पीछे मत जाइएगा, बस इतना ही है सिलेबस में आपके, ठीक। तो मुझे भी 28 स्लाइड्स लग गई हैं ये सब बताने में, इतना ही है सिलेबस में, इतना ही आराम से पढ़ के जाइए, पैनिक मत लीजिए। तबीयत मेरी भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि क्या कर लेना है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक।
लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है ये सब मैंने बता दिया। मैंने बैच इंट्रोड्यूस किया था, बैच बनाया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि एक स्ट्रेटजी सेशन लाया जाए लास्ट मोमेंट पे कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये मैंने बता दी। अगर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो आज के आज पूछ लेना, ठीक है। मैं रात को कम से कम 12 बजे, मैं रात को 12 बजे तक एक्टिव हूँ, ठीक है। तो आप कहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ही। तो आपको ग्रुप पे मैसेज करना है, आपको ग्रुप पे मैसेज करना है। आपको कहाँ पे मैसेज करना है, ग्रुप पे मैसेज करना है। 12 बजे तक मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। टेंशन मत लेना, मेरे इसमें कोई भी डाउट आता है आई एम रेडी फॉर देट। ये किसकी कहानी चल रही है, सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं रात को 12 बजे तक एक्टिव हूँ। ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, मैं डाउट सॉल्व कर दूँगा, ठीक, ठीक है। ओके, बाय। सेमेस्टर 4 आप लोग अच्छा करिए, सेमेस्टर 5 में हम और अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक। तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बेस्ट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक। बीएससी सीसी के एग्ज़ाम से, सेमेस्टर के एग्ज़ाम से कोई टेंशन मत लेना, बस इतना ध्यान रखना, कोई भी टेंशन नहीं लेना। टेंशन को मारो गोली, ठीक है, टेंशन को मार दो गोली। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।